Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the superficially neuroanatomy. ठीक है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा हमसे बस में इतना टाइम तो है नहीं कि हम उसको डिटेल में पढ़ें. ठीक है, अभी हम इसको बिल्कुल सुपरफिशियली देखेंगे. अब देखो न्यूरो एनाटमी जो है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रेन की एनाटमी पता होनी चाहिए. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है ना. फोर ब्रेन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जिससे आप टेलेंसेफ्लॉन बोलते हो. अब ये इसका क्या क्या काम होता है, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है. ठीक है, प्रोसेस करता है जजमेंटल डिसीजन जब आपने कोई भी लेना हो मेमोरी के लिए. ओके, बेसल गैंग्लिया है इसके अंदर जो कि आपकी इनिशिएशन प्लान और मोमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. डायंसेफ्लॉन के अंदर क्या आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस. थैलेमस में आपको पता है कि इसमें सारी सेंसेशन आती हैं एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन. और जबकि हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, उसको सारा कंट्रोल करेगा. ऑटोनॉमिक कंट्रोल सारा इसी के थ्रू होता है. अब मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, मीजेंसेफ्लॉन. मीजेंसेफ्लॉन, ठीक है, मिड ब्रेन में क्या क्या आ जाता है, पॉन्स है, मिड ब्रेन है और सेरिबेलम है. ठीक है, मिड ब्रेन, पॉन्स और सेरिबेलम को आप क्या ब्रेन स्टेम भी बोलते हो. ये क्या करते हैं, आपके बीपी, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, इन सब को मेंटेन करेगा. ठीक है, कंडक्शन ऑफ सिग्नल करेगा. स्लीप और वेक साइकिल इसके थ्रू कंट्रोल होता है. इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, बैलेंस है और कोऑर्डिनेशन और पॉस्चर को कंट्रोल करता है. ओके, सो cerebral cortex we already seen it. So now we'll discuss the most इसमें अगर आप देखो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें सेरिब्रल डोमिनेंट हेमिस्फीयर की, तो वो लेफ़्ट वाला ज़्यादा होता है. ठीक है, ग्रेटर देन 90% जो है वो राइट हैंडेड पर्सन जो होते हैं उसके अंदर लेफ़्ट हैंडेड होता है. ओके, सो डोमिनेंट की बात हो रही है ना. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखो, जो इसका इंटीरियर पार्ट फ्रंटल होता है, टॉप जो है वो पैराइटल होता है. ठीक है, और इट लाइज बिटवीन द टेम्पोरल लोब एंड द ऑसिपिटल लोब. पीछे वाला पोस्टीरियरली ऑसिपिटल लोब है और साइड बचा जो साइड ब्रेन जो है वो उसमें टेम्पोरल लोब है. अब फ्रंटल लोब जो है वो कहाँ पे, फ्रंटल बोन में लाया करेगा. फ्रंटल लोब के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं. इसके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रोकाज एरियाज है, ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड और मोटर एरियाज है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना बिल्कुल आगे वाला, ये हेल्प इन द प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंटल, डिसीजन मेकिंग, इन सब में हेल्पफुल होता है. ठीक है, इसके अलावा बिहेवियर और सोशल कंडक्शन. अब इसमें इफेक्ट ऑफ लियन, अगर तो मेंटल एक्टिविटी कम है, पुअर सोशल कंट्रोल है, ठीक है, इसके अलावा एग्रेसिव बिहेवियर है, पुअर सेल्फ कंट्रोल है, ये सारे लियन के इफेक्ट ये है. अगर लियन होगा तो ये सब चीज़ें कॉज होंगी. ठीक है, अब ब्रोकाज एरियाज़ को हमेशा आप ऐसे याद रखो कि बी से बोलना याद रख लो. इसमें क्या होगा कि मोटर स्पीच एरिया होता है, ठीक है, इससे एक्सेसिव एफेजिया या फिर नॉन फ्लुएंट एफेजिया हो सकता है. अब फ्रंटल आई फील्ड जो है इसे कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल. इसमें हॉरिजॉन्टल गेज हेल्प करती है, पैरालिसिस हो जाएगी हॉरिजॉन्टल गेज की. मोटर एरिया जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द ऑपोजिट बॉडी. ठीक है, इसमें कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया हो जाता है, मोटोसिस ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड. अब लियन की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, डिजेनरेटिव डिजीज़ हो सकती हैं. अब इसमें देखो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ही सारा पता चल गया. जो पैराइटल लोब है वो कहाँ होता है, बिटवीन द फ्रंटल एंड द ऑसिपिटल लोब. अब इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सेंसरी है, ठीक है, एंगुलर गायरस हैं और पोस्टीरियर लोब है. अब इसमें जो सेंसरी एरियाज़ होते हैं ना वो क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होगी ना उससे सेंसरी इनपुट को रिसीव करेंगे. ठीक है, इसमें स्किन, मसल, जॉइंट ये सब आ जाते हैं. आगे फिर जो एंगुलर गायरस होता है ना, ये लैंग्वेज को प्रोसेस करता है. ठीक है, इसमें राइटिंग आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है. अब ये मैं आपको किसकी पार्ट्स बता रही हूँ, पैराइटल लोब के. पैराइटल लोब में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा जब मैं अब लिखती हूँ या फिर रीड करती हूँ, राइट करती हूँ, जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी मेरी जो पैराइटल लोब है उसमें जो एंगुलर गायरस है उसके थ्रू होती है. ठीक है, पोस्टीरियर लोब में अटेंशन आती है, सेंसरी एरिया जो है रिसीव करते हैं. अब इसकी इफेक्टिवली वही ट्यूमर, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, डिजनरेशन ये सब आ जाते हैं. अब सेंसरी डिस्टर्बेंस में क्या होगा कि जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है ना उसकी पोस्चर सेंसरी होगी. ठीक है, इसके अलावा सिकनेस में ये कहते हैं अनएबल टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट्स. सेंसरी फिट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइज हो सकती हैं. आगे इसमें देखो गेरेस्टमैन सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर जो होता है वो लेफ्ट होता है और एंगुलर गायरस का लिया ना, तो इसकी वजह से क्या एक कैलकुलिया, एक नोजिया, फेजिया, एक ग्राफी, ये सब होंगे. हेमी निगलेक्ट का मतलब होता है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर. इसमें कॉन्ट्रालेटरल क्या होगा, जो निगलेक्ट हो जाएगा, वो राइट पैराइटल लोब का लियन है, राइट पैराइटल लोब का, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो इग्नोर होगी. इसमें एप्रेक्सिया, कॉन्ट्रालेटर एप्रेक्सिया हो सकता है. विजुअल फील्ड इफेक्ट में इंजरी टू द सुपीरियर ऑप्टिक रेडिएशन, इसके अंदर क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटर इंफीरियर क्वाड्रेंट इन्वॉल्व होगा. ठीक है, और इसमें अगर राइट पैराइटल लियन होगा तो लेफ्ट साइडेड इंफीरियर क्वाड्रेंट इनोपिया होगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ऑसिपिटल लोब.
ऑसिपिटल लोब जो होता है वो पोस्टीरियर साइड पे होता है। अब ऑसिपिटल लोब में जब भी होगा तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोमस हेमियोनोपिया, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है, प्रोस्पेगनोजिया हो सकती है। इसमें आपने ये एमसीक्यूज है कि अनेबल टू रिकॉग्नाइज द फेसेस, ठीक है। डोमिनेंट में द लेफ्ट ऑसिपिटल लेब है तो विजुअल एगोनोजिया हो जाता है। नाउ विल डिस्कस द टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब टेम्पोरल लोब एरियाज और इफेक्ट ऑफ लियन, इसके अंदर एपिलेप्सी जो है इसी के थ्रू होती है। नेक्स्ट फिर देखो इसमें डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी है, गस्ट्रेटरी है, ऑडिटरी है, इंफीरियर ऑप्टिक वर्निक्स है। वर्निक्स की भी 2 पार्ट हैं, डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, नॉन डोमिनेंट। नॉन डोमिनेंट के अंदर सिर्फ जो म्यूजिशियल नोट्स होंगे ना वो उसकी डिस्टर्ब परसेप्शन होगी, लेकिन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में स्पीक फ्लुएंटली बट स्पीक नॉनसेंस, मतलब आपको बोल तो वो रहा है लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। फ्री ऑप्टिक रेडिएशन में कॉन्ट्राक्टर स्पीयर कोऑर्डिनेट हेमियोनोमस सिनोपिया हो सकता है, ऑल्फैक्टरी में ऑल्फैक्टरी हो सकता है, गस्ट्रेटरी के अंदर और ये सारे आ जाएंगे। गस्ट्रेटरी है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन ये रोटरी एरिया में। अब देखो जो लिम्बिक सिस्टम है ये कहाँ पे होता है, इन द टेम्पोरल लोब और नियर बाय एरियाज़ में होता है। अब इसमें हिप्पोकैम्पस जो होता है ना वो हमेशा मेमोरी के लिए आपने याद रखना है, जिससे अगर ये उसका कोई प्रॉब्लम होगा तो एंट्रोग्रेड एमनेसिया हो जाएगा। अमेगडाला जो कि एरियाज ऑफ द मोशन, फियर, एग्रेसिवनेस, इमोशन, मेमोरी, ठीक है। और सिंगुलेट गायरस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इन द इमोशनल प्रोसेसिंग। अमेगडाला के अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर डिस्टॉर्शन के लिए होता है। उस नेक्स्ट द टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी वी ऑलरेडी डिस्कस, ओके। अब इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए मैंने आपको बताया था प्रोसोपेग्नोसिया, जिसमें इंफीरियर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और मोस्ट नंबर फॉर द फेशियल। अब इसके एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, ये मेन हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आफ्टर द हेड इंजरी इन अ कार एक्सीडेंट पेशेंट डेवलप द डिप्रेशन एंड द लैक ऑफ द मोटिवेशन, दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द ले। अगर तो कार एक्सीडेंट में इंजरी हुई है, पेशेंट को डिप्रेशन है और मोटिवेशन कम है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, फ्रंटल लोब में लियन है। अगर इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेमोरी सेंटर लोकेटेड, मेमोरी सेंटर जो है वो टेम्पोरल लोब में होता है, इसको याद रखना है बच्चे। देखो हेड इंजरी के बाद डेवलप डिप्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन सारी फ्रंटल की वजह से, मेमोरी जो है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है। कॉमनेस्ट साइड फॉर द पायोजेनिक इज द फ्रंटल लोब है। अगर एटियर क्लून हो गई या राइटिंग और स्पीच, ये सारे मैंने आपको बताया था फ्रंटल लोब में होती हैं। स्ट्रोक के बाद एक्सपीरियंस इम्पेयरमेंट ऑफ द राइटिंग इन द स्पीच, सेम बात एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। प्रोस्पेग्नोसिया के अंदर आपने याद रखना टेम्पोरल लोब का इंफीरियर पार्ट इन्वॉल्व होगा। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वो सुपीरियर टेम्पोरल लोब में होता है। साउंड परसेप्शन जो होती हैं वो कॉर्टेक्स में होती है टेम्पोरल लोब के। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन डू द मेजॉरिटी ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कोलिनर्जिक फाइबर जो है वो ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ से, न्यूक्लियस बेसालिस ऑफ द माइंड एरिया। उसके बाद परसेप्शन ऑफ द डिस्कस बाय विच एरिया इज द लेफ्ट इंसुलर कॉर्टेक्स, ओके। प्रोस्पेग्नोसिया आकर्स ड्यू टू द लिगन इन द प्राइटो ऑसिपिटो टेम्पोरल, तीनों लोब इन्वॉल्व होंगे। फेशियल रिकॉग्निशन इन द डेली लाइफ इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द फ्यूजिफॉर्म गायरस ऑफ द टेम्पोरल लोब, गॉट इट। नाउ विल डिस्कस द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर अगर आप देखो तो इसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ऐसे सबसे पहले हम अच्छा सा हैप्पीनेस वाला करते हैं सेरोटोनिन। अब ये कहाँ पे होता है, रेफर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर ब्रेन स्टेम आता है, ओके। इसमें ये रेफर न्यूक्लियस में होता है। अगर तो ये कम होगा तो एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं एनजाइटी में होता है, मेरा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उस टाइम पे कम है या ज़्यादा है। अगर हम बात करें नोरेपिनेफ्रिन की तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोन्स के अंदर। अगर तो ये ज़्यादा तो एनजाइटी डिप्रेशन के अंदर, ये एनजाइटी में तो ये ज़्यादा हो जाता है लेकिन डिप्रेशन में ये कम हो जाएगा। लेकिन एनजाइटी डिप्रेशन में दोनों जो कम होंगे वो सेरोटोनिन है, और अगर एनजाइटी में ज़्यादा है लेकिन डिप्रेशन में कम है तो क्या होगा, नोरेपिनेफ्रिन है, ओके। अब गाबा जो है वो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर होता है, ये बेसल गैंग्लिया में होता है, बी से बी याद रख लो। इसमें एनजाइटी और इसके अलावा हंटिंगटन दोनों में कम होता है, ठीक है। उसके बाद डोपामिन की बात कर लेते हैं। डोपामिन जो है वो अगर शीज़ोफ्रेनिया है, किसी को हंटिंगटन डिजीज़ है, उन सब में ज़्यादा होगा, पार्किंसनिज्म के अंदर कम होगा। अब एसिटाइलकोलिन की बात कर लेते हैं, ये फोरब्रेन में है, ठीक है। ये अगर पार्किंसन में भी ज़्यादा होगा, अल्जाइमर और हंटिंगटन इन दोनों के अंदर कम होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उस डीप कोमा में चला गया, अब उसमें क्या होगा, नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद परमानेंट कोमा में है तो इसमें इसका मतलब है कि थैलेमिक ग्लैंड है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपको बताया था हिप्पोकैम्पस है, सिंगुलेट गायरस है, अमेगडाला है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए है और सिंगुलेट गायरस अमेगडाला को आप इमोशन और फीलिंग के लिए कह सकते हो। इसके फंक्शन आप 5F रख सकते हो। इसमें है फीडिंग है, फीलिंग है, फाइटिंग है, फ्लिंग है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए हमेशा जो है वो साइनेप्टिक चेंजेस आती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर चेंजेस है, जीन एक्टिवेशन, वो इसके थ्रू होती है।
अब मेमोरी एरियाज पहले तो आते हैं हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक सिस्टम और टेम्पोरल। अभी इमोशनल एरिया के लिए सिंगुलेट, गायरस और एमिग्डाला है। इसके अलावा वापस सर्किट जो होता है इसमें हिप्पोकैम्पस सिंगुलेट है, एंटीरियर थैलेमस है, मैमिलरी बॉडी है, फॉनिक्स से सब आ जाते हैं। अब देखो जो टेम्पोरल लोब की लियन होती है ना, वो किसको इफेक्ट करती है? मेमोरी को। मेमोरी सेंटर कहाँ पे होता है? टेम्पोरल लोब में होता है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा ना तो ड्यू टू द लियन इन द हिप्पोकैम्पस। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ ड्यू टू द लियन, इसमें आएगी कि लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। हिप्पोकैम्पस लिम्बिक एरिया का पार्ट होता है ना। नो ऑप्शन ऑफ द हिप्पोकैम्पस इन दिस एमसीक्यू, सो गिवन द पैरा हिप्पोकैम्पस या फिर लिम्बिक सिस्टम। अगर तो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो, शॉर्ट टर्म के लिए हिप्पोकैम्पस याद रखना, लॉन्ग टर्म के लिए या तो लिम्बिक या फिर एमिग्डाला। विच पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द इमोशन के लिए आपने याद रखना कि सिंगुलेट गायरस इन्वॉल्व होता है। इट इज़ ऑल्सो आज के बायलेटरल हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया तो क्या होगा? मेमोरी लॉस हो जाएगी। अगर तो प्रोटीन सिंथेसिस की स्ट्रक्चर चेंज तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज मेड बाय द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द जीन एक्टिवेशन, ऑल्सो नोन दैट शॉर्ट टेम्परेरी मेमोरी लॉस हुआ है। क्या हुआ है कि हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्मरी मेमोरी लॉस ड्यू टू द लिम्बिक एसोसिएशन एरिया। हिप्पोकैम्पस भी उसी का ही पार्ट होता है। अगर रेट्रोग्रेड एमेनोजिया तो इसके अंदर क्या होगा कि टेम्पोरल लोब का कोई ना कोई लियन है। अब हम बात करते हैं एफेजिया। एफेजिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रोकाज एरिया होता है ना, इसको आपने बोलने से याद रखना है कि इसका मतलब है कि उसको जो पेशेंट है उसको बोलने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें एरियाज जो होंगे वो फ्रंटल गायरस आ जाता है, इसमें फ्लुएंट, इसमें आप ये कह सकते हो कि नॉन फ्लुएंट, वो बोल नहीं पा रहा ना। अब इसकी ना दो लियंस होती हैं, या तो आपके पास पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा कि वो बोल ही नहीं सकता, या फिर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा कि वो बोल तो सकता है लेकिन आपको उसकी समझ नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहा है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमेशा वर्निक एरियाज आते हैं, और जो स्पीच के लिए है, जिस वर्ड्स की आपको समझ आ रही है कि वो बोल क्या रहा है, उसमें ब्रोकाज एरिया आते हैं। कंडक्शन और सॉस्केटिव एफेजिया के अंदर जो है इसमें ये आर्कुएट फेसिकुलेटा इन्वॉल्व होता है, फ्लुएंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एफेजिया जो है ये भी एंगुलर गायरस के थ्रू होता है, ये इंटेक्ट होता है, बट डिफ़िकल्ट वर्ड फाइंडिंग। इसमें मतलब उससे पता नहीं चल रहा कि उसने कौन से वर्ड बोलने हैं। ठीक है, अब अगर स्पीच एरिया की बात करें तो उसमें मिडल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। एफेजिया में कौन सी होती है? वो भी मिडल सेरिब्रल आर्टरी है। और अगर ग्लोबल एफेजिया होता है ना, ग्लोबल एफेजिया का मतलब होता है कि दोनों, उसमें ब्रोकास भी इन्वॉल्व है और वर्निक्स भी। इसका मतलब है कि वो तो या तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा कि उसने बोलना क्या, और लेक ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन, और आपको समझ भी नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सी द नॉन फ्लुएंट एफेजिया जो होता है कैन नॉट स्पीक लियन, इसमें ब्रोकाज एरियाज आ गया। फ्लुएंट एफेजिया कैन स्पीक लियन, द वर्निक्स एरिया आ गया। क्वेश्चन अबाउट द एफेजिया इन द सिरेन्यू, बहुत सेंसिटिव मोटर एफेजिया, उसमें आपका ग्लोबल आ गया। दोनों है, मैंने आपको बताया इसमें ग्लोबल आता है। ब्रोकाज एरिया डैमेज होगा, मतलब इसका बी से बोलना है आप देखो ना, तो उसमें मोटर आ जाएगा। पेशेंट आरडीए स्पोक फ्रेंडली बट विच नॉट मच सेंस नहीं है तो वर्निक्स आ जाएगा। कंडक्शन एफेजिया इज द रिजल्ट ऑफ द कंडक्शन की वजह से हमें आर्कुएट फेसिकुलस आता है। लियन इन द एंगुलर गायरस है तो उसे हम कहते हैं एनोमिक एफेजिया है। एफेजिया मोस्टली किसकी वजह से होता है? टेम्पोरल लोब की वजह से। ठीक है, एफेजिया की बात हो रही है। अच्छा, विच एरिया इज़ कॉमनली इन्वॉल्व इन कॉजिंग द एफेजिया? सुपीरियर टेम्पोरल रीजन हो सकता है। ठीक है, और ब्रोकाज एरिया ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द मिडल साइड में। कंडक्टिव एफेजिया, ये भी मिडल साइड में। नॉन फ्लुएंट एफेजिया एसोसिएटेड विद द डैमेज टू द ब्रोकाज एरिया। चेंजेस इन द मोटर आर एसोसिएटेड विद द ब्रोकाज एरिया। एनोमिक एफेजिया ड्यू टू द लियन इन द एंगुलर गायरस ग्रेटर दैन द ब्रोकाज। अब एनोमिक एफेजिया की बात हो रही है, उसमें लियन एंगुलर गायरस में होगा दैन द ब्रोकाज एरिया ऑफ द नॉन डोमिनेंट है। ब्रोकाज एरिया डैमेज इन द नॉन डोमिनेंट लेफ्ट साइड में रिजल्ट इन विच एफेजिया? अगर नॉन डोमिनेंट वाली साइड पे हुआ ना तो उसमें एनोमिक होता है। ब्रोकाज एरिया कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होती है, इसलिए टेम्पोरल जो है वो अगर उसमें लियन आता है तो वो उसको भी इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा अब आप याद रखो लेफ्ट साइड के अंदर ब्रोकास है, वर्निक्स है। नॉन डोमिनेंट के अंदर एनोमिक हो जाएगा, या वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल ऑफ थिंग। तो इसके अंदर एक तो ब्रोकास, और आपको पता होना चाहिए किसका? वर्निक्स एरिया का, इसको सप्लाई कौन करता है। ठीक है, और मेमोरी एरियाज़ आपके कौन कौन से होते हैं। इमोशन के लिए कौन सा आता है? सिंगुलेट और एमिग्डाला आता है। शॉर्ट टर्म के लिए साइनेप्टिक चेंजेस होती हैं। ये सब इसमें से बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रोस्पेगनोजिया क्या होता है कि फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो रही। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक इसमें इंपॉर्टेंट बातें यही थी जो कि आई ऑलरेडी रिव्यू इट। ओके।